हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग का पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट एंटर करनी है। फिर राइट साइड में आपको इंटरनेट बैंकिंग के नीचे पर्सनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है अकाउंट्स का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको ऑपरेटिव अकाउंट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसमें आपको आपके सेविंग अकाउंट, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। फिर है करंट अकाउंट आपके अगर बैंक ऑफ इंडिया में है तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। फिर है ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट। अगर आपने ये दो अकाउंट्स भी बैंक ऑफ इंडिया में खोले तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मेरा बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ करंट अकाउंट है, तो मैं आपको उसी के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे करंट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट आता है अकाउंट टाइटल। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है तो वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। मेरा एक ही करंट अकाउंट है तो यहाँ पे एक ही अकाउंट डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं उस पर क्लिक करती हूँ। फिर है ऑप्शंस में, अगर आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है मिनी स्टेटमेंट। अगर आपको इस अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट देखना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए और गो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आपके अकाउंट का यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट दिखाई देगा। मिनी स्टेटमेंट यानी आपके लास्ट 5 ट्रांजेक्शन इसमें आपको डिस्प्ले होंगे। फिर सेकंड ऑप्शन है अकाउंट डिटेल्स का। अकाउंट डिटेल्स चूज करके अगर आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट का टाइटल, अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट का टाइप कौन सा है, अकाउंट एक्टिव है या नहीं, आपका कस्टमर आईडी, आपके अकाउंट में अभी बैलेंस कितना है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है अकाउंट स्टेटमेंट का। अगर आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट जनरेट करना है तो अकाउंट स्टेटमेंट चूज करके गो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। आप इसमें लास्ट 1 मंथ का जनरेट कर सकते हैं, या फिर 2 मंथ्स का जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपको लास्ट के 50 ट्रांजेक्शन, 100 ट्रांजेक्शन देखने हैं तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर करके भी अपना स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि ट्रांजेक्शन डेट रेंज, आप डेट वाइज भी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, अमाउंट वाइज भी जनरेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन है चेक स्टेटस इंक्वायरी का। आप यहाँ से अपने करंट अकाउंट का चेक स्टेटस भी इंक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी को चेक दिया है तो वो पास हुआ है या नहीं, क्लियरिंग में है या नहीं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर है क्लियरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने कोई चेक क्लियरिंग में लगाया है तो आपको यहाँ से उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर है आरटीजीएस एनईएफटी ट्रांजेक्शंस। आप यहाँ से अपने अकाउंट में से आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। टीओडी इंक्वायरी, यानी बैंक अगर आपको टेम्पररी ओडी अलाउ करती है तो आप उसकी इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं। फिर है लीन इंक्वायरी। अगर आपके अकाउंट में बैंक ने किसी वजह से कुछ अमाउंट लीन करके रखा है तो उसकी इंक्वायरी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है एफएफडी लिंक्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स भी, अगर आपने अकाउंट में किसको नॉमिनी किया है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करके आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने नॉमिनी डिटेल्स दिख जाएंगे। मेरे अकाउंट में अभी कोई भी नॉमिनी रजिस्टर नहीं है तो नो रिकॉर्ड्स फेच्ड ऐसा मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है डिपॉजिट अकाउंट का। अगर आपके बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट अकाउंट है, यानी एफडी अकाउंट है या फिर आरडी अकाउंट है, तो उसके डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ऑप्शन है रजिस्टर अकाउंट नॉमिनी। इंटरनेट बैंकिंग से आप अपने अकाउंट का नॉमिनी भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स में से यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि नॉमिनी कैन बी रजिस्टर्ड फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स ओनली, नो वैलिड डिपॉजिट अकाउंट लिंक्ड। यानी कि मेरा करंट अकाउंट है तो उसमें मुझे नॉमिनी रजिस्टर करने नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपका डिपॉजिट अकाउंट है यानी एफडी या फिर आरडी अकाउंट है तो उसका आप नॉमिनी यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है लोन अकाउंट्स का। अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया में कोई लोन लिया है तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मेरा बैंक ऑफ इंडिया में कोई लोन अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे कोई भी अकाउंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। फिर ऑप्शन है ऑल अकाउंट्स का। अगर आप ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, जैसे ऑपरेटिव अकाउंट्स या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे एफडी अकाउंट वगैरह या फिर लोन अकाउंट्स,
आपके जितने भी बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है टैक्स डिडक्शन इंक्वायरी। अगर आपका बैंक में कोई भी FD अकाउंट है या फिर RD अकाउंट है और उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो ईयरली अगर 10,000 से ऊपर जाता है तो बैंक उसमें से TDS डिडक्ट करती है। तो आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है उसकी इंक्वायरी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, करंट फिनेंशियल ईयर और प्रीवियस फिनेंशियल ईयर। करंट फिनेंशियल ईयर यानी अभी जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है उसमें आपको कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रीवियस फिनेंशियल ईयर यानी लास्ट फिनेंशियल ईयर का टैक्स डिडक्शन इंक्वायरी भी आप इसमें कर सकते हैं। मेरा बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी FD RD अकाउंट नहीं था तो इस वजह से कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नेट टैक्स डिडक्शन 0 अमाउंट आपको दिखा रहा है। फिर अगला ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट 26 AS। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर दिखाई दे रहे होंगे, उस ईयर का आप यहाँ पे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यानी 26 AS देख सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है ई फाइल और ई वेरीफाई IT रिटर्न। आप यहाँ से अपना IT रिटर्न भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है लिंक आधार नंबर। आप इंटरनेट बैंकिंग से अपना आधार कार्ड भी अपने अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर अगला ऑप्शन है SC/SS अकाउंट यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आपका एज 60 ईयर्स अबव है और आपने इस स्कीम में कोई भी अकाउंट खोला है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पे है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। ये एक सेविंग की स्कीम है, अगर आप इसमें भी कोई इन्वेस्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिर है PPF अकाउंट। अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया में कोई PPF अकाउंट खोला है और बैंक में एप्लीकेशन करके आपने वो PPF अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग में लिंक करवाया है तो अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। लेकिन मेरा यहाँ पे PPF अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग में लिंक नहीं है तो वो यहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं दिखा रहा है, मैसेज दे रहा है कि नो PPF अकाउंट लिंक टू योर यूजर। फिर सेकेंड टैब है ट्रांसफर्स का। ट्रांसफर्स में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सेल्फ और लिंक्ड अकाउंट ट्रांसफर। यानी बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है और आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर सेकेंड ऑप्शन है थर्ड पार्टी ट्रांसफर विद इन बैंक ऑफ इंडिया। यानी अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया में ही ट्रांसफर करना है किसी और के अकाउंट में तो आप इस टैब पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना डेबिट अकाउंट चूज करना है जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको वो अकाउंट नंबर डालना है कि आपको जिस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद अगर आप अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपने जो अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर किया है वो अकाउंट किसका है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एक बार चेक करके आप बैक पे प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पे आपको ट्रांसफर अमाउंट यानी आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे एंटर करना है। ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स, आप किस वजह से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं वो चाहे तो आप पर्टिकुलर्स में लिख सकते हैं। फिर आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है तो आपका वो जो ट्रांसफर है उसके लिए आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे आपको एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करके ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्टेटस इंक्वायरी का। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो यहाँ से आप उसका स्टेटस इंक्वायर कर सकते हैं। फिर है पेंडिंग ट्रांसफर। अगर आपने ट्रांसफर किया है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो भी पेंडिंग ट्रांसफर है उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरा यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर पेंडिंग नहीं है तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फेच्ड ये मैसेज दे रहा है। फिर अगला ऑप्शन है IMPS पेमेंट। IMPS पेमेंट एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का ऑप्शन है। आप 24/7 ये ऑप्शन यूज करके अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। तो बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी निकनेम आप जिसका बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे एंटर कीजिए। फिर यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का पूरा नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको सिटी नेम डालना है। यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है। यहाँ पे आपको पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का फोन नंबर एंटर करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको IFSC कोड एंटर करना है। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप
चूज करना है। मेरा ये सेविंग अकाउंट है तो मैंने ये सेविंग अकाउंट पे ही क्लिक किया है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको रिकन्फर्म करना है, फिर ऐड बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको OTP एंटर करना है। ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो आपने अभी एंटर की है। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करके कंफर्म बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो ही आपका बेनिफिशियरी ऐड होगा। इस तरह से हम बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको IMPS के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। RTGS पेमेंट में भी सेम प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, उसके बाद ही यहाँ से आप बेनिफिशियरी ऐड करके उसके बाद ही मेक पेमेंट आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT में भी सेम प्रोसीजर है। आपको पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। फिर अगला ऑप्शन है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर आपको किसी को फ्रीक्वेंटली अमाउंट ट्रांसफर करनी है, यानी सपोज अगर आपको मंथली किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक ही बार अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे तो हर महीने सेम अमाउंट आपने जो डेट डिसाइड की है उस डेट पे उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी आपको बार बार सेम ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके यहाँ से वो अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है, यहाँ से आप नया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंटर भी कर सकते हैं। पहले अगर आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किए हैं तो उसको भी यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। फिर थर्ड है रिवोक इंस्ट्रक्शन, यानी अगर आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का। यहाँ से आप IMT भी कर सकते हैं, उसकी प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई है। इसके लिए आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, फिर ही आप IMT के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर आपने IMT इनिशिएट किया है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और यहाँ से स्टेटस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। सुकन्या समृद्धि अकाउंट 10 साल से कम उम्र की गर्ल चाइल्ड के लिए खोला जाता है। अगर आपको 10 साल से कम उम्र की कोई भी गर्ल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसके लिए खोल सकते हैं। वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है। मैंने यहाँ पे कोई सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोला है तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट की फैसिलिटी है अभी बैंक ऑफ इंडिया ने एक्टिवेट नहीं की है, तो फिलहाल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। फिर अगला ऑप्शन है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कोई डोनेशन देना है तो आप इस पे क्लिक करके मेक अ पेमेंट पे क्लिक करके वो पैसे एज ए डोनेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। इस ऑप्शन के थ्रू आप ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, DTH का बिल पे कर सकते हैं या फिर आपका वाटर बिल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्विक पे क्लिक करना है, उसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, LPG, गैस, मोबाइल पोस्टपेड, DTH, वाटर, गैस, लैंडलाइन पोस्टपेड या फिर ब्रॉडबैंड पोस्टपेड। इन सब का जो मंथली पेमेंट रहता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ट्रांसफर्स के बारे में। फिर अगला टैब है पे टैक्सेस। यहाँ से आप डायरेक्ट टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट कर सकते हैं और ESB ईटीआर का चलन भी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। फिर अगला टैब है कार्ड सर्विसेज का। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट है डेबिट कार्ड और सेकंड है क्रेडिट कार्ड। इंटरनेट बैंकिंग में अभी डेबिट कार्ड रिलेटेड बहुत सी सर्विसेज बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अभी अवेलेबल की है, जिसमें डेबिट कार्ड में फर्स्ट ऑप्शन है हॉटलिस्ट डेबिट कार्ड। अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उसको ब्लॉक कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है ब्लॉक और अनब्लॉक डेबिट कार्ड, यानी सपोज अगर आपने ATM कहीं पे रखा है और आपको याद नहीं आ रहा है कि ATM कहाँ है तो आप उसको टेम्परेरीली यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं और फिर उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस में ये फर्क है कि अगर आप कार्ड हॉटलिस्ट करते हैं तो आप दोबारा उस कार्ड को एक्टिवेट नहीं करा सकते, और सेकंड है ब्लॉक। अगर आपने कार्ड ब्लॉक यहाँ से किया है तो आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है चेंज पिन का। अगर आपको अपने ATM का पिन चेंज करना है तो आप यहाँ से पिन चेंज कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रीसेट पिन। अगर आपको अपने ATM का जो पुराना पिन है वो याद नहीं है तो आप यहाँ से उसको रीसेट भी कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है मैनेज चैनल एक्सेस।
अभी आप एटीएम का यूज सिर्फ कैश विड्रॉल के लिए नहीं होता है, उसे और भी कहीं ज़्यादा ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप एटीएम यूज़ करते हैं। जैसे किसी शॉप में आप उसको यूज़ करते हैं या फिर इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक यूज़ भी आप कार्ड का कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मैनेज चैनल एक्सेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर आपका दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक एटीएम ट्रांजेक्शन यानी एटीएम विड्रॉल में जो डोमेस्टिकली करती हूँ तो वो मेरा इनेबल है, तो उसको मैं डिसेबल कर सकती हूँ। फिर है डोमेस्टिक पॉस ट्रांजेक्शंस, यानी मैं डोमेस्टिकली यानी विद इन इंडिया अपना कार्ड किसी भी शॉप में या फिर मर्चेंट के यहाँ स्वाइप करती हूँ तो वो जो फैसिलिटी है मेरी इनेबल है, मैं उसको डिसेबल भी कर सकती हूँ। फिर है डोमेस्टिक ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, मैं अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए डिसेबल हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पे इनेबल कर सकती हूँ उसको। फिर है डोमेस्टिक कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन, यानी अभी जो नए डेबिट कार्ड के पे वेव कार्ड आए हैं जिसमें आपको कॉन्टैक्टलेस यानी अगर आप सिर्फ कार्ड वहाँ उस मशीन से वेव करते हैं तो भी पेमेंट हो जाता है, तो ये मेरा डिसेबल है, तो मैं इसको इनेबल करती हूँ। अगर मुझे ये फैसिलिटी नहीं चाहिए तो मैं इसको डिसेबल भी रख सकती हूँ। फिर है इंटरनेशनल एटीएम ट्रांजेक्शन, यानी इंडिया के बाहर अगर मुझे एटीएम से विड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से उसको इनेबल कर सकती हूँ। इंटरनेशनल पॉस ट्रांजेक्शन, वो भी मैं यहाँ से इनेबल कर सकती हूँ। इंटरनेशनल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, वो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको इनेबल कर सकती हूँ। और फिर है इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन, उसका भी इनेबल करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको डिसेबल भी रखा है। सिर्फ मैं यहाँ पे डोमेस्टिक ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन उसको मैं यहाँ पे इनेबल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको एक OTP आएगा जो यहाँ पे आपको एंटर करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है, तो वो आपकी जो फैसिलिटी है डोमेस्टिक ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की वो इनेबल हो जाएगी। तो मुझे अभी वो नहीं करना है तो मैं इसको बैक ले लेती हूँ। फिर अगला ऑप्शन है मैनेज लिमिट्स का। यहाँ से आप अपने कार्ड की लिमिट मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट नंबर चूज करना है जिस अकाउंट का एटीएम का लिमिट मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको कार्ड चूज करना है जिस कार्ड का आप मैनेज लिमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट लिमिट टू बी मॉडिफाइड, यानी आपको डोमेस्टिक लिमिट चेंज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इंटरनेशनल लिमिट अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डोमेस्टिक लिमिट चेंजेस में मुझे एटीएम विड्रॉल के लिए मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, तो मैं यहाँ पे न्यू एटीएम लिमिट एंटर करके सेट कर सकती हूँ। और यहाँ पे परचेस के लिए यानी पॉस या फिर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए मेरी लिमिट 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे एंटर करके उस लिमिट को भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं पॉस लिमिट जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे मैं एंटर कर सकती हूँ। फिर ई कॉमर्स लिमिट जो भी मुझे चाहिए वो यहाँ पे मैं एंटर कर सकती हूँ, और न्यू कॉन्टैक्टलेस लिमिट जो लिमिट मुझे यहाँ पे चाहिए वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एटीएम की लिमिट कम कर रही हूँ, बाकी लिमिट्स में जो है 0 उसको मैं कम ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ, तो आपको एक मोबाइल पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो वो आपकी लिमिट वो सेट हो जाएगी। अभी मुझे अपनी कोई लिमिट चेंज नहीं करनी है तो मैं बैक पे क्लिक कर देती हूँ। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का। अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया में से क्रेडिट कार्ड लिया है तो यहाँ पे आप वो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है व्यू बिल ट्रांजेक्शन, यानी अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है और उसका बिल जनरेट हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर है थर्ड ऑप्शन व्यू अनबिल ट्रांजेक्शन, यानी आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है लेकिन अभी उसका बिल जनरेट नहीं हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का कोई भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। फिर अगली टैब है ऑफर्स का। इसमें बैंक ऑफ इंडिया में अगर कोई भी नई ऑफर आती है लोन रिलेटेड या फिर कुछ और तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है डीमैट अकाउंट का। डीमैट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं NSDL और दूसरा है CSDL। तो आप इंटरनेट बैंकिंग में अगर अपना डीमैट अकाउंट लिंक करते हैं तो यहाँ पे आप उसके होल्डिंग डिटेल्स देख सकते हैं, डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन लिस्ट देख सकते हैं, फिर मास्टर अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं, क्लाइंट मास्टर डिटेल्स, स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग और ISIN नंबर सर्च। ये सारे डिटेल्स आपको इंटरनेट बैंकिंग में मिल जाएगी। मेरा कोई भी डीमैट अकाउंट यहाँ पे अटैच नहीं है तो मैं ये सारे डिटेल्स नहीं देख सकती। फिर अगला ऑप्शन है रिक्वेस्ट का। आप रिक्वेस्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, सबमिट रिक्वेस्ट, क्वेरी ऑन रिक्वेस्ट और लॉज अ कंप्लेंट।
तो सबमिट रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है 15G और 15H। आपकी अगर कोई भी FD RD अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है तो उस पर आपको 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पर TDS कट होता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट करते हैं तो आपको वो TDS नहीं लगेगा, यानी आपका TDS उस आपके FD अकाउंट्स में से कट नहीं होगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर सेकंड है PPS, पॉजिटिव पे सिस्टम। अभी बैंक ऑफ इंडिया ने कंपलसरी किया है कि 50,000 के ऊपर अगर आपने किसी को चेक दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले यहाँ पे फिल करनी होगी, उसके बाद ही वो चेक पास होगा। तो वो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो इसके लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है स्टार टोकन NG रिक्वेस्ट। इंटरनेट बैंकिंग यूज करने का और एक तरीका है स्टार टोकन NG का। उसकी रिक्वेस्ट आप इंटरनेट बैंकिंग इसमें से डाल सकते हैं। फिर है टर्म डिपॉजिट रिक्वेस्ट। अगर आपको कोई भी FD अकाउंट RD अकाउंट ओपन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है टर्म डिपॉजिट क्लोजर रिक्वेस्ट। आपने अगर ऑनलाइन FD ओपन की है तो यहाँ से आप उसको ऑनलाइन क्लोज भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं। फिर है SBI IPO और डेबिट इशू रिक्वेस्ट। और अगर आपको IPO इशू हुआ है किसी भी कंपनी का और आपको परचेस करना है तो उसकी रिक्वेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है चेकबुक रिक्वेस्ट। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इस ऑप्शन से आप ऑनलाइन चेकबुक रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। चेकबुक स्टेटस इंक्वायरी। अगर आप चेकबुक रिक्वेस्ट यहाँ से एंटर करते हैं तो उसका स्टेटस भी यहाँ से आप इंक्वायर कर सकते हैं, यानी वो चेक इशू हुआ है या नहीं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। DD इंक्वायरी में अगर आपके अकाउंट से कोई DD इशू हुआ है तो उसकी इंक्वायरी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप डिपॉजिट अकाउंट का भी जनरेट कर सकते हैं और लोन अकाउंट का भी जनरेट कर सकते हैं, यानी आपके नाम से बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी डिपॉजिट अकाउंट है उन सब का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको एक ही पेज पे एक साथ आपको मिल जाएगा। या फिर आपके कोई लोन अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में तो उसको आपने कितना इंटरेस्ट एक साल में पे किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर है CSDL अंधेरी DPO अकाउंट रिक्वेस्ट। यहाँ से आप CSDL का अंधेरी डीमैट अकाउंट का एक्सेस उसके लिए रिक्वेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। NSDL DP अकाउंट एक्सेस रिक्वेस्ट, यानी आप NSDL का भी कोई अकाउंट है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके वो अकाउंट आप इंटरनेट बैंकिंग में लिंक कर सकते हैं। यानी अगर आपको यहाँ से डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी यूज करनी है तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट में जाके यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से जिस भी CSDL या फिर NSDL जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट है तो उसको पहले यहाँ से आपको लिंक करवाना होगा। फिर अगला टैब है मेल्स। यहाँ पे मेरे इंटरनेट बैंकिंग में कोई मेल रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स पेज का मैसेज दिखाई दे रहा है, इसमें मैं ओके क्लिक कर देती हूँ। फिर अगला टैब है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में आप इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या फिर नए ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस आपको ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे। फिर अगला टैब है एक्टिविटी का। इसमें एक्टिविटी इंक्वायरी होती है फिनेंशियल या फिर नॉन फिनेंशियल, तो इसमें मेरी अभी के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इस तरह हमने इंटरनेट बैंकिंग की पूरी जानकारी देखी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।